गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 8th क्लास की या तो बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की या फिर उन्होंने सारी तैयारी कर ली है और उनको एक क्विक रिवीजन चाहिए। तो इस वीडियो के जरिए मैं तुम्हें एक चैप्टर द कॉलोनियल एरा जो कि क्लास 8th का चैप्टर है उसका एक क्विक रिवीजन दूंगा, जो कि मुझे लगता है मैं 15 से 20 मिनट में तुम्हें सारा चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर तुम क्लास में अच्छे से नहीं सुन पाए किसी भी रीजन की वजह से तो तुम सुन सकते हो। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम एक कहानी पढ़ेंगे किसकी, उस इंडिया की, जो कि पहले एक बहुत रिच कंट्री हुआ करता था। फिर कैसे उसको धीरे धीरे ट्रेड के जरिए अलग अलग यूरोप की कॉलोनीज ने अपना शिकार बनाया और कैसे अलग अलग कॉलोनीज ने उसको लूटना चाहा और कैसे अल्टीमेटली हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए और उनकी कॉलोनी बन गए। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तुम्हारी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए, ये सिर्फ एक रिवीजन है। ओके, तो इसको अपनी शुरू करते हैं। तो व्हाट इज कॉलोनिज्म? पहले चैप्टर का नाम द एरा ऑफ कॉलोनिज्म हमने करना है। तो कॉलोनिज्म क्या होता है? कॉलोनिज्म होता है जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरे रीजन पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करती है। जब हम किसी पे कब्जा करते हैं उसको कॉलोनिज्म बोलते हैं। वो पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे, इकोनॉमिकली, पैसों को कंट्रोल कर लेना या उसके पूरे के पूरे कल्चर को कंट्रोल कर लेना, ये सारा कॉलोनिज्म में आता है। ठीक है, मतलब कंट्रोल ओवर लैंड, कि मैं किसी की धरती पे कंट्रोल कर लूं, उसके सारे रिसोर्सेज, उसके पेट्रोल, कोल, चांदी, हवा, सारी वाटरफॉल, सारा कुछ, या उसके लोगों पे ही कंट्रोल कर लूं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? कॉलोनिज्म में। तो ऐसा ही हमारे इंडिया के साथ हुआ। 15th सेंचुरी के बाद यूरोपियंस कंट्री जैसे कि पोर्चुगल, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, ऐसी कंट्रीज ने दुनिया के अलग अलग रीजन्स को कंट्रोल करने की इच्छा प्रकट की और उन्होंने ऐसा करने के लिए अलग अलग कंट्रीज को चूज किया, जिसमें हमारा एक इंडिया भी था। उनका मोटिव क्या था कि वो सारी कंट्रीज की, स्पेशली एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज का ट्रेड, उनकी मार्केट्स, उनका रॉ मटेरियल, उनकी पॉलिटिकल पावर या अपना रीजन स्प्रेड करना भी उनका एक मोटिव था। वो चाहते थे कि वो सारी कंट्रीज में जाएं और इन सारी चीजों का, स्पाइसेस का, कॉटन का, स्टील का, सैंडलवुड का ट्रेड करें। ठीक है, जिसके साथ उनको भी फायदा हो और वो पैसा कमा पाए। एक इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया उनके लिए एक सूटेबल टारगेट था। क्यों? क्योंकि 1500 ईयर्स के आसपास, ईयर 1500 में हमारी जीडीपी लगभग लगभग इंडिया की जीडीपी 1/4 था पूरे वर्ल्ड का। इसीलिए यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के लिए ये अट्रैक्टिव टारगेट बन गया। फिर फर्स्ट यूरोपियन इन इंडिया। तो फर्स्ट यूरोपियन किसने सबसे पहले हमारे इंडिया पे नजर डाली? वो थे पोर्तुगीज। 1498 में वास्को ड गामा इंडिया आया। उसने पहले स्पाइस ट्रेड करने के लिए आए थे वो, ब्लैक पेपर बेचने के लिए। सबसे पहले वो गोवा आए, फिर उन्होंने धीरे धीरे, वो जब दूसरी बार आए तो उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया, स्पाइस ट्रेड को कंट्रोल कर लिया और एक टोल टैक्स जैसा सिस्टम, जिसको हम कारताज बोलते थे, वो शिप्स में लगा दिया। उन्होंने हमारे ही इंडिया के ओशियंस को कंट्रोल करके हम पे ही टैक्स लगा दिया, जिसको बोलते थे कारताज। अगर ये सिर्फ ट्रेड पे ध्यान देते फिर भी ठीक था, बट ये रिलीजियस प्रोसिक्यूशन भी करते थे और लोगों को रिलीजियसली चेंज भी करते थे क्रिश्चियंस में, और जो नहीं होता था उसको तंग करते थे, उसको की। अगर ये सिर्फ ट्रेड पे ध्यान देते फिर भी इतना नुकसान ना होता, बट इन्होंने रिलीजियस प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने हमारे रिलीजन को टारगेट बनाना शुरू कर दिया, कि लोगों को क्रिश्चियन में चेंज करना शुरू कर दिया, प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया, कि जो नहीं मानेगा उसको उन्होंने सजा देनी शुरू कर दी। फिर आए डच। डच जो थे, उनका फोकस सिर्फ ट्रेड था। उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, किसके लिए? स्पाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। और उन्होंने 1741 में बैटल ऑफ कोलाचिल लड़ी, किसके साथ? तुवंतपुर के राजा किंग मारथंडा वर्मा के साथ, और वो उस बैटल में हार गए और वो लिमिट हो गए, उनकी पावर लिमिटेड हो गई। फिर एक के बाद एक और भी कंट्रीज यूरोप की, जैसे कि फ्रेंच आए। फ्रेंच ने पौंडीचेरी को अपना बेस बनाया और उनका जो फेमस गवर्नर था वो था डुप्ले। डुप्ले फेमस इतना क्यों है? क्योंकि उसने इंडियन स्पॉय को ट्रेन किया। इंडियन स्पॉय मतलब कि उसने सिपाही सिस्टम को ट्रेन किया। वो हमारे ही इंडियंस को अपनी मिलिट्री में लेता था और फिर हमारे ही जो लोकल रूलर्स थे उनके खिलाफ बैटल्स में लड़वाता था। तो उसने एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से रूल किया। बट कार्नेटिक वॉर्स, जो कि उसकी ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी, उसमें जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत नहीं पाई और वो हार गई। इससे क्या हो गया? ब्रिटिशर्स और स्ट्रांग हो गए और ब्रिटिशर्स का राइज हो गया पूरे इंडिया पे एक तरीके से सारा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने पहले सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए।
फिर धीरे-धीरे उन्होंने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारे राजाओं को ऑब्जर्व किया और फिर धीरे-धीरे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सबसे पहली पावर मिली उनको बंगाल में, पहले वो बंगाल में अच्छे से ट्रेडर बन गए, फिर धीरे-धीरे उनके रिफ्ट होने शुरू हो गए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। फिर उन्होंने मौका पाकर सिराजुद्दौला के जो कोर्ट के मेंबर्स थे उनको भड़काना शुरू किया और उनका जो ब्रिटिशर्स का गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। उसने मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सन इन लॉ था उसको मैनिपुलेट करके अपनी साइड पे कर लिया और सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई थी उसमें धोखा दे दिया और फिर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिशर्स की वो पूरी तरह से पावर में आ गई बंगाल में और उन्होंने बंगाल के पॉलिटिकल सिस्टम को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही बंगाल में वो आगे बढ़े तो उन्होंने धीरे-धीरे पूरे इंडिया को कैप्चर करना शुरू कर दिया जिसके लिए उन्होंने अलग-अलग पॉलिसीज को अपनाया। वो हम पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई? उन्होंने अपनाई डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से और सब्सिडियरी अलायंस, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में पूरी उथल-पुथल हो गई। जो राजा लोग थे वो भी नाराज हो गए। जो पूरा इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के एक तरीके से गुस्से से भर गया। बट इन पॉलिसीज में था क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से में था कि अगर आपका कोई खुद का बेटा नहीं है, सगा बेटा नहीं है, तो आप हिंदू ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते और आपकी सारी प्रॉपर्टी किसके अंडर आ जाएगी? ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाएगी। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से जो कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। फिर आएगा सब्सिडियरी अलायंस जो कि लॉर्ड विजली ने शुरू किया था। इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स ने ऑफर किया हमारे लोकल रूलर्स को अलग-अलग जगह पे कि आप क्या करो, आप रूल करो और आपको मिलिट्री सपोर्ट हम देंगे। मिलिट्री सपोर्ट से उनका मतलब था कि जब भी आपकी लड़ाई होगी हम आपको बंदे देंगे। तो बंदों के साथ वो क्या करते थे? बंदों के साथ उन्होंने बट एक शर्त रखी बट कि बंदों का खर्चा आप उठाओगे, हम आपको ट्रेंड बंदे देंगे और बदले में खर्चा भी आप उठाओगे और हमारा एक इंसान उनको ट्रेन करने के लिए आपके कोर्ट में बैठेगा, ठीक है? जिसके थ्रू वो धीरे-धीरे सारे सीक्रेट्स जो लोकल रूलर्स के थे वो जान पाए कि किन-के साथ उनकी लड़ाई है, किन-के साथ उनका बनती है और वो उनको मैनिपुलेट कर पाए। ऐसे करते-करते उन्होंने ये 2 पॉलिसीज के थ्रू डिवाइड एंड रूल किया और अपना एक्सपेंशन कर लिया पूरे इंडिया में। देखते ही देखते जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया के रूलर बन गए बट उनका रूल जो था उसका असर हमारे सबसे ज्यादा पड़ा हमारी इकोनॉमी पे, हमारे आर्थिक हालातों पे। जैसे कि बंगाल की फेमाइन हुई 1770 में जिसमें लगभग 10 मिलियन लोग मर गए। वो क्यों हुई? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाई और लोगों के भले के लिए कुछ भी नहीं किया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना ग्रेन एक्सपोर्ट जारी रखा, जो हमारा अच्छा-अच्छा मटेरियल था, अच्छी व्हीट थी, अच्छे राइस थे, वो सारा वो क्या करते थे? यूरोप में बेचने के लिए भेज देते थे और हमारे यहाँ पे लोग भूखे मर गए। जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 1770 में 10 मिलियन डेथ जो इसको हम 1 करोड़ बोल सकते हैं, 1 करोड़ डेथ हुई, ठीक है? और ऐसे ही करते-करते हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हो गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है? सारा पैसा जो हमारा था, वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कर लिया और सारा पैसा किसके हमारे इंडिया का बाहर यूरोप में ले गए। तो सर अगर हमें लूटा ही गया, तो फिर हमारा फ़ायदा क्या हुआ? हम इतनी देर गुलाम कैसे बन गए? हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। बदले में उन्होंने क्या किया? हमारे सारे अच्छे टेक्सटाइल को, हमारे सारे अच्छे कपड़े को बाहर ले गए, ब्रिटेन में ले गए, यूरोप में ले गए और अपने वहाँ के ब्रिटिश चीप गुड्स को, जो कि मशीनों के थ्रू बने हुए थे, उसको यहाँ पे भेज दिया और वहाँ पे भी क्या कर दिया? उसको भेजने के बदले में भी हमसे ज़्यादा पैसे लिए, जिसके थ्रू जैसे हमारे जो कॉटन का काम करते थे, कपड़े का काम करते थे, आर्टिशियंस, वो पुअर हो गए और वो हमारी सारी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई और ब्रिटिशर्स पावरफुल हो गए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने हमारा धीरे-धीरे एजुकेशन सिस्टम भी चेंज करना शुरू कर दिया। एजुकेशन सिस्टम क्यों? ताकि वो हमारे दिमाग को ही अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर पाएँ, अपने अकॉर्डिंगली चला पाएँ। जो आने वाली जनरेशंस हैं, उनमें अपनी गुड इमेज बना पाएँ, इसलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज किया। वो क्या चाहते थे कि जो इंडियंस हैं उसको भी वो क्या कर दें, ब्रिटिशर्स के जैसा बना दें ताकि उनकी कोई खिलाफत ही ना कर पाए, उनके कोई खिलाफ बोल ही ना पाए। सबका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया और वो अच्छे क्लर्क बन जाएं और ब्रिटिशर्स के लिए काम करें। इसके लिए सबसे ज्यादा काम किया मैक्यूले ने। मैक्यूले कौन थे? मैक्यूले एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। उन्होंने हमारे लिए जो पॉलिसीज बनाई, एजुकेशन के लिए पॉलिसीज बनाई। जो आप ये पेपर देखते हो वो किसका देन है? मैक्यूले का। जो आप ये टाइम टेबल देखते हो वो किसकी देन है? मैक्यूले की। हम तो गुरुकुल्स में पढ़ते थे जहाँ कोई टाइम टेबल नहीं होता था, जब मन करो पढ़ो, जब मन करो ना पढ़ो। ये जो एग्जाम्स का जो आपको
आपके गले में फंदा डाला गया है, ये मैकुले की दरबार ही डाला गया है, जिसको फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है। पर इस सारे चैप्टर में हमें बार बार ये क्वेश्चन आता है कि सर हमारे साथ इतना बुरा होता जा रहा था तो लोग गुस्सा नहीं हो रहे थे। तो बेटा लोग गुस्सा हो रहे थे, बट उनके पास पावर नहीं थी। और टाइम टू टाइम क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए कुछ कुछ चीजें भी लेके आ रही थी, बट दिखा ये रही थी कि हम इंडियंस के फायदे के लिए लेके आई हैं। जैसे वो टेलीग्राफ लेके आए। टेलीग्राफ जैसे आपका आजकल टेलीफोन होता है, फास्ट मैसेजेस के लिए टेलीग्राफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उसको लेके आए। जो इतनी बड़ी रेलवे है हमारी, उसको लेके आए। बट उनका रियल मोटिव ये था कि उनके जो अगर कोई उनके खिलाफ विद्रोह करे, ताकि उनको जल्दी से जल्दी मैसेज पहुंच जाए। और रेलवे इसलिए लेके आए थे ताकि उनकी जो लूटने की कैपेसिटी है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेके जाने की कैपेसिटी है, सारा जो मटेरियल है वो शिप्स में लादने की कैपेसिटी बढ़ जाए और ये मूवमेंट फास्ट हो जाए। ठीक है, हम लेट जागे, बट हमारे इंडियंस ने धीरे धीरे इनके प्रति अपना गुस्सा दिखाना शुरू किया। सबसे पहले रेबिलियन मूवमेंट हुआ, जिसको बोला जाता है सन्यासी फकीर रेबिलियन। सन्यासी लोगों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया कि तुम एक जगह पे रहोगे। सन्यासी लोग क्या होते हैं, जगह जगह घूमते हैं। तो सन्यासी लोगों ने इन पे अटैक करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने ट्राइबल लोगों पे अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्राइबल लोगों पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया था कि तुम एक जगह रहोगे, हमारे अकॉर्डिंग चलोगे। वो भी अलग अलग जगह घूमते हैं। फिर हुआ था इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो होता है एक नील होता है, आज तो हम उजाला यूज करते हैं, पर पहले क्या होता था, एक इंडिगो होता था जिसको उगाना पड़ता था। और उगाने के लिए हमारे जो फार्मर्स को ज्यादा ज्यादा पहले तो पैसे दिए इन्होंने। बट उसकी एक कमजोरी ये थी कि अगर एक बार नील उगा लो तो उस धरती पे कुछ नहीं उगता था, वो धरती बैरन हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। ठीक है, फिर जब लोगों को, पीजेंट्स को ये समझ में आया कि ये तो हमें मैनिपुलेट करके, हमें ज्यादा पैसे का लालच देके हमारी जमीनें खराब कर दी गई हैं, तो उन्होंने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे बॉयल होता होता, उबलता उबलता हमारा गुस्सा फूटा 1857 के ग्रेट रिवोल्ट में। 1857 1857 में क्या हुआ, मंगल पांडे, जो कि एक हम ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे, वो एक सिपाही थे। उनको पता लगा कि जो ब्रिटिशर्स ने गन्स लेके आए हैं, उसकी जो कार्टेज है, उसकी जो गोली है, उसको छीलना पड़ता है। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई सर, इसमें बड़ी बात ये हो गई कि उसकी सील जो थी गोली की, उसको छीलने के, उसकी सील पे पिग और काऊ का जो है मीट लगाया हुआ है। तो वो मुस्लिम्स के लिए भी बुरा होता है, पिग वो उनको बुरा मानते हैं, और काऊ हिंदू के लिए पवित्र होती है। तो लोगों जो हमारे सिपाही थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। और ऊपर से ब्रिटिशर्स ने ये भी बोला कि तुम लोग ये टीका नहीं लगाओगे, ठीक है, चोटी नहीं रखोगे, हमारे प्रॉपर ड्रेस में आओगे। तो लोगों को लगा ये कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती विदेश भेजना चाह रहे थे। हिंदू ट्रेडिशन में ये है कि अगर आप विदेश एक बार चले गए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पहले ये मानते थे लोग। तो ये सारी बातों से जो हमारे मिलिट्री वाले थे, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। वो रिवोल्ट को देखते देखते और भी लोगों ने रिवोल्ट में हिस्सा ले लिया, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, जिन पे डॉक्टर ऑफ लेफ्ट से लगाया था, नाना साहिब, बेगम, हजरत महल, ये भी एक बेगम थी, उन पे भी सब्सिडरी अलायंस लगाया गया था। तो इनको देखते देखते सबने रिवोल्ट कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ये रिवोल्ट फेल हुआ। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ही लोगों को ज्यादा लालच देके खरीद लिया, और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में यूनिटी नहीं थी, कोई अपने हिसाब से लड़ रहा था, क्या प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। इसलिए दोबारा ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया, और हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो क्या था, वो फेल हो गया, और हमें अल्टीमेटली आजादी 1858 में ही मिल जाती, बट नहीं मिल पाई, फिर जाके मिली 1947 में। बट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका रूल खत्म हो गया। बट सर हम तो 1947 में आजाद हुए। तो बेटा उसका चक्कर क्या था कि अब जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उसने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी रूल नहीं करेगी, उसके बदले वो सीधा ब्रिटेन से खुद रूल करेगी। तो हम क्राउन के अंडर आ गए, और हमें रानी से 1947 में आजादी मिली। ये सारा चैप्टर था। होप कि आपको समझ में आ गया होगा।